हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉ वीटा। माय नेम इज़ आराध्या। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो इंटरनेशनल लॉ प्लस ह्यूमन राइट्स लॉ दोनों में ही बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसका प्रोमिनेंट टॉपिक है हमारा यूरोपियन कॉन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स। इसमें हम लोग रीजनल अरेंजमेंट ऑन ह्यूमन राइट्स भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जब 1948 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट यानी कि यूडीएचआर अडॉप्ट किया गया था, तब से ह्यूमन राइट्स को प्रमोट और प्रोटेक्ट करने का जो ग्लोबल मूवमेंट था वो शुरू हुआ था, है ना। ये हम सब जानते हैं। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर कोई इफेक्टिव इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म फिर भी नहीं था, और इसी वजह से अलग अलग रीजन्स ने अपने रीजनल ह्यूमन राइट सिस्टम बनाए थे। और उन्हीं में से एक रीजनल सिस्टम जो कि बहुत प्रोमिनेंट निकल के सामने आया और जिसने बहुत सारे इंपॉर्टेंट ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन इंश्योर किया, दैट वाज द यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स। तो जो वियना कन्वेंशन था ऑन ह्यूमन राइट्स ऑफ 1993, इसने ये क्लियरली स्टेट किया था दैट रीजनल अरेंजमेंट्स प्ले अ फंडामेंटल रोल इन प्रमोटिंग एंड प्रोटेक्टिंग द ह्यूमन राइट। जितने भी रीजनल अरेंजमेंट्स होते हैं, जैसे कि द यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट, अमेरिकन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट, अफ्रीकन चार्टर ऑन ह्यूमन राइट, पीपल्स राइट एंड डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट, ये सब का बहुत ही क्रूशियल रोल है ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट एंड प्रमोट करने में इन द इंटायर वर्ल्ड। यानी कि इसका मतलब है कि रीजनल फ्रेमवर्क्स ग्राउंड लेवल पर ह्यूमन राइट इम्प्लीमेंटेशन को स्ट्रॉन्ग और प्रैक्टिकल बनाते हैं। ठीक है, आप ये चारों रीजनल अरेंजमेंट्स को कोट कर सकते हैं। चलिए, अब हम लोग शुरुआत करते हैं यूरोपियन कन्वेंशन को समझने से। तो सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे डेवलप्ड रीजनल ह्यूमन राइट सिस्टम यूरोप का है, दैट इज द यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स। ये यूरोप से डिराइव हुआ है। ठीक है, इट वॉज अडॉप्टेड इन 1950। ठीक है, ये इट वॉज अडॉप्टेड इन 1950 4 नवंबर बाय द काउंसिल ऑफ यूरोप। ये फैक्ट आप याद रखना। एंड ये इन्फोर्समेंट में आया था 4 नवंबर 1953 को। ठीक है, अच्छा ठीक है, यहाँ पे करेक्ट कर लो। 4 नवंबर 1950 को ये अडॉप्ट किया गया था और 3 सितंबर 1953 को ये इन्फोर्समेंट में आया था। तो ECHR जो है, इसको हम लोग शॉर्ट में ECHR बोलेंगे वरना बहुत लंबा लगेगा। तो ये एक लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी है। ठीक है, इसमें अभी तक 16 अमेंडमेंट्स और वी कैन से इसमें लोग प्रोटोकॉल बोलते हैं, तो 16 प्रोटोकॉल्स हो चुके हैं। ठीक है, इसकी कन्वेंशन की स्कीम की बात करें तो इसमें 3 पार्ट्स हैं और वो 3 पार्ट्स में 59 आर्टिकल्स हैं। ठीक है, 3 पार्ट्स कंप्राइजिंग ऑफ 59 आर्टिकल्स। ठीक है, ये इसका स्कीम हो गया। एग्जाम्पल से समझिए कि यूनाइटेड किंगडम का जो ह्यूमन राइट्स एक्ट है 1998 का, वो डायरेक्टली इस ECHR के प्रोविजंस को डोमेस्टिक लॉज में इम्प्लीमेंट करता है। इससे कोर्ट्स को ह्यूमन राइट केसेस हैंडल करने में आसानी होती है। सो दिस एग्जांपल शोकेस दैट हाउ इम्पोर्टेंस दिस ECHR होल्ड्स इन लीडिंग टू द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन द इंटायर वर्ल्ड। ठीक है, आप ये एग्जाम्पल कोट करना रिलेटेड टू द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस ECHR। ठीक है, अब हम स्ट्रक्चर की बात करें तो मैंने बताया कि 3 पार्ट्स हैं और 50 आपके 9 आर्टिकल्स हैं। ठीक है, तो जो आर्टिकल्स हैं वो अलग अलग कैटेगरीज के हैं। इस फर्स्ट सेट ऑफ आर्टिकल फ्रॉम आर्टिकल 2 to 18 जो कि बेसिक राइट्स एंड फ्रीडम्स बताते हैं, जैसे कि आर्टिकल 2 राइट टू लाइफ की बात करता है, आर्टिकल 3 फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर की बात करता है, आर्टिकल 4 फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी एंड फोर्स लेबर की बात करता है। आई थिंक आई हैव आल्सो मेंशन्ड यस हियर राइट्स एंड फ्रीडम्स अंडर यूरोपियन कन्वेंशन। ठीक है, ये सेक्शन 1 होता है एंड 2 से 18 तक आपके बेसिक राइट्स हैं। आर्टिकल 2 में राइट टू लाइफ, आर्टिकल 5 में राइट टू लिबर्टी, है ना, राइट टू टॉर्चर इज इन आर्टिकल 3, राइट फ्रॉम स्लेवरी इज इन आर्टिकल 4, फ्रीडम फ्रॉम फोर्स लेबर आर्टिकल 4, फेयर एंड पब्लिक हियरिंग इज इन आर्टिकल 6। ठीक है, आर्टिकल 9 में आपका फ्रीडम ऑफ थॉट, कंसाइंस, रिलीजन, ये सारे राइट्स हमारे फंडामेंटल राइट्स में भी हैं। उसी तरीके से इसमें ये राइट्स प्रोवाइडेड है। आर्टिकल 10 में द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आर्टिकल 11 में फ्रीडम ऑफ असेंबली है ना। और इस तरीके से ये सारे आपके फंडामेंटल राइट्स हैं या बेसिक राइट्स हैं जो इस यूरोपियन कन्वेंशन में प्रदान किए गए हैं। ठीक है, नाउ सेक्शन 2 जो है यानी कि पार्ट 2 जो है इस कन्वेंशन का, दैट डील्स विद द यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है, एक इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की है दैट इज नोन एज द यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट। उसको अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, उसका कॉम्पोजिशन, ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, तो ये सेक्शन बताता है कि इस कोर्ट का क्या स्ट्रक्चर है, क्या पावर्स है, क्या फंक्शंस है, क्या प्रोसीजर्स हैं।
नाउ सेक्शन 3 और पार्ट 3 दैट इज फ्रॉम आर्टिकल 52 टू 59, तो ये मिसलिनियस प्रोविजंस प्रदान करता है रिलेटेड टू द जुरिस्डिक्शन, द एप्लीकेशन, द पावर्स, द रिजर्वेशंस एक्सेट्रा. ठीक है. सो द इंटरनेशनल ट्रीटी यानी कि दिस ट्रीटी प्रोटेक्ट द राइट्स इट कन्फर्स वाया द यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स. ठीक है. तो ये जो यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स जो कि 1959 में स्टेब्लिश की गई थी, इसके द्वारा जो इस ट्रीटी के अंदर राइट्स है उन्हें प्रोटेक्ट किया जाता है. तो ये प्रोटेक्शन एजुडिकेशन बॉडी है. ऑलराइट. चलिए अब हम बात करते हैं इसकी इन्फोर्समेंट मशीनरी की. सो देखिए इनिशियली इसमें कौन कौन से बॉडीज थी. देयर वाज यूरोपियन कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स दैट वाज सेट अप इन 1954. देयर वाज यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स दैट वाज सेट अप इन 1958. देन देयर वाज अ कमिटी ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ काउंसिल ऑफ यूरोप. ठीक है. जिसमें फॉरेन मिनिस्टर्स थे ऑफ द मेंबर स्टेट्स. तो ये 3 आपकी इन्फोर्समेंट ऑर्गेनाइजेशंस थी. बट 1998 में प्रोटोकॉल A11 ने इस सिस्टम को रिफॉर्म किया. ठीक है. रिफॉर्म करके क्या किया उन्होंने, एक परमानेंट फुल टाइम यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स स्टेब्लिश की, जिसका पर्पस था प्रोसीडिंग्स को सिंप्लीफाई करना और जुडिशियल नेचर को स्ट्रॉन्ग बनाना, सो दैट जिस पर्पस के लिए ये कॉन्वेंशन फॉर्म हुआ है वो पर्पस फुलफिल हो सके. ठीक है. सो दिस इज द बेसिक इन्फोर्समेंट और द इम्प्लीमेंटेशन मशीनरी ऑफ दिस कॉन्वेंशन. ठीक है. अब हम बात करते हैं the very important organization which is established under this convention, that is the European Court of Human Rights. तो ये establish हुआ था, ये डेट आप याद रखना, 1 नवंबर 1998 को. ठीक है. इसका पर्पस है हर इंडिविजुअल या हर मेंबर स्टेट को एक परमानेंट कोर्ट मिले जहाँ ह्यूमन राइट वायलेशंस को लीगली एड्रेस किया जा सके. ठीक है. दैट वाज अ सिंगल फुल टाइम कोर्ट विच वाज established with the aim to simplify the procedures with the view to shortening the length of proceeding, यानी कि जस्टिस डिलीवरी जो है वो स्पीडी हो जाए. ठीक है. एंड एट द सेम टाइम टू स्ट्रेंथन द जुडिशियल कैरेक्टर ऑफ द सिस्टम बाय मेकिंग इट फुल कंपल्सरी. ठीक है. तो ये परमानेंट बेसिस पे ये ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की गई थी. नाउ टॉकिंग अबाउट इट्स कॉम्पोजिशन, तो इसमें जजेस की संख्या कितनी होती है, इट इज इक्वल्स टू द मेंबर स्टेट्स. तो एज पर 2013 इट इज 47. ठीक है. सो इट कंपोज ऑफ नंबर ऑफ जजेस इक्वल टू द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स. ऐसी सिंपल सी बात ये है. तो और प्लस इसमें कोई भी नेशनैलिटी का रेस्ट्रिक्शन नहीं. देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ जजेस एज टू द कंटेक्स्ट ऑफ नेशनैलिटी. इसके अलावा जजेस जो है वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होते हैं, एंड दे आर अपॉइंटेड बाय द काउंसिल ऑफ यूरोप, पार्लियामेंट्री असेंबली. ठीक है. पार्लियामेंट्री असेंबली ऑफ काउंसिल ऑफ यूरोप के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं. इनका जो टर्म है वो 6 ईयर्स का होता है, वो रेन्यूएबल होता है. हाफ जजेस 3 साल में रिटायर होते हैं. ठीक है. इस तरीके से इसका प्रोसेस होता है. एंड रिटायरमेंट एज 70 ईयर्स है और इनका डिसमिसेबल हो सकता है ओनली बाय द 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द अदर जजेस. ठीक है. अनलेस द अदर जजेस डिसाइड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ 2/3 दैट ही हैज सीज टू फुलफिल द रिक्वायर्ड कंडीशंस. ठीक है. तो ये इसका बेसिक कॉम्पोजिशन, टेन्योर और रिटायरमेंट प्रोसेस हमने डिस्कस कर लिया. नाउ टॉकिंग अबाउट इट्स जुरिस्डिक्शन, तो हम लोग 2 विभागों में इसको पढ़ते हैं. पहला है इंटर स्टेट एप्लीकेशन एंड द अदर इज इंडिविजुअल एप्लीकेशन. तो इंटर स्टेट एप्लीकेशन की बात करें तो एक मेंबर स्टेट दूसरे मेंबर स्टेट के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है. ठीक है. एंड 7 जजेस की चैम्बर जो है वो उसकी एडमिसिबिलिटी डिसाइड करती है मैटर की. सो अ स्टेट पार्टी टू द कन्वेंशन में रेफर टू द कोर्ट एनी ब्रीच ऑफ प्रोविजन ऑफ द कन्वेंशन डन बाय अनदर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी. कि अगर इस कॉन्वेंशन के या इसके प्रोटोकॉल के किसी प्रोविजन का ब्रीच किया गया है तो एक स्टेट पार्टी दूसरे स्टेट पार्टी के अगेंस्ट जो है वो मैटर उस ब्रीच का कोर्ट के सामने ला सकती है. और इस मैटर पर ये जो यूरोपियन कोर्ट है ये उसको एडमिनिस्टर करती है. एंड सेकेंड इज द इंडिविजुअल एप्लीकेशंस. तो कोई भी पर्सन, कोई भी NGO, कोई भी ग्रुप केस फाइल कर सकता है, लेकिन पहले डोमेस्टिक रेमेडीज एग्जॉस्ट करनी होती है. ठीक है. मतलब कि आपने उस जो भी इंडिविजुअल जा रहा है इस कोर्ट में या कोई NGO जा रहा है तो देयर मस्ट बी द कंडीशन कि पहले उन्होंने अपने कंट्री में जो उनके रेमेडीज थी, वट एवर रेमेडीज वर देयर फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ दोज पर्टिकुलर राइट्स के जिसके वायलेशन के लिए वो वहाँ पहुँचे हैं, कि क्या आपकी कंट्री के डोमेस्टिक लॉज ने प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया, यानी कि आपने वो सारे रेमेडी सॉर्ट कर ली हैं, आपको वहाँ से आपको सोल्यूशन नहीं मिला है, आप उसके बाद यहाँ आए हो, है ना. एंड 3 जजेस की चैम्बर जो है वो एडमिसिबिलिटी इसमें जज करती है. इंटर स्टेट एप्लीकेशन में देयर शुड बी अ चैम्बर ऑफ 7 जजेस एंड इंडिविजुअल एप्लीकेशन में ऑफ 3 जजेस. ठीक है. याद रखना.
जजमेंट की बात करें तो इस कोर्ट का डिसीजन फाइनल होता है, बाइंडिंग होता है, जजमेंट एग्जीक्यूट होता है अंडर द सुपरविजन ऑफ कमिटी ऑफ मिनिस्टर्स। ये बात आप याद रखना, द फाइनल जजमेंट इज ट्रांसमिटेड टू द कमिटी ऑफ मिनिस्टर्स विच सुपरवाइज इट्स एग्जीक्यूशन, एंड अगर कॉम्पनसेशन दिया गया हो तो उसकी कंप्लायंस भी मॉनिटर होती है। ठीक है, चलिए हाँ, अब हम लोग बात करते हैं कि इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स की। सो इस यूरोपियन कन्वेंशन के टोटल 15 प्रोटोकॉल हैं। दीज प्रोटोकॉल्स हैव आइदर अमेंडेड द कन्वेंशन और एडिड द राइट्स। बेसिकली यू कैन से जैसे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स है, तो ये प्रोटोकॉल इज मीन्स द अमेंडमेंट। ठीक है, तो इनका ऑब्जेक्टिव था कि कोई ना कोई इस कन्वेंशन के प्रोविजन को अमेंड करना या नए राइट को ऐड ऑन करना। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स डिस्कस करते हैं, जैसे कि प्रोटोकॉल नंबर 1 जिसने 4 नए आर्टिकल्स ऐड ऑन किए थे जो कि राइट्स एंड फ्रीडम्स को इंश्योर कर रहे थे। दैट इज राइट टू प्रॉपर्टी, है ना, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फ्री इलेक्शन, राइट टू पीसफुल एंजॉयमेंट ऑफ वंस पोजेशन, ये राइट्स इससे ऐड ऑन किए गए थे। प्रोटोकॉल नंबर 4 में भी कुछ फ्रीडम्स जो हैं वो सिक्योर की गई थी, इंश्योर की गई थी। दैट इज द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम फ्रॉम इम्प्रिजनमेंट फॉर डेट, फ्रीडम राइट टू एंटर वंस ओन कंट्री, ये वाले राइट्स जो हैं वो प्रोटोकॉल नंबर 4 के थ्रू ऐड ऑन किए गए थे। नेक्स्ट इज प्रोटोकॉल नंबर 6 जिसमें अबॉलिश किया गया था डेथ पेनाल्टी, इट अबॉलिश दी डेथ पेनाल्टी। प्रोटोकॉल नंबर 8 ने लेट डाउन की थी कमीशन, कि कमीशन को चैम्बर्स और कमिटीज बनाने का अधिकार है। ठीक है, ये बात प्रोटोकॉल नंबर 8 में कही गई थी। सो दीज ऑल आर दी इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स। आप प्रोटोकॉल्स को भी रेफर करना इफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कम्स इन लॉन्ग। Now the last heading we are discussing here is the European Social Charter of 1961. So apart from the civil and political rights जो कि इस European Convention of Human Rights के द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं, काउंसिल ऑफ यूरोप ने यूरोपियन सोशल चार्टर को अडॉप्ट किया था। ये साइन हुआ था 18 अक्टूबर 1961 को और ये इन्फोर्समेंट में आया था 26 फरवरी 1965 को। इसका पर्पस था सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स प्रोटेक्ट करना, ठीक है, एंड यूनिटी एंड सोशल जस्टिस प्रमोट करना, to protect the social and economic rights and to achieve the greater unity between its members. ठीक है, तो क्या क्या राइट्स इस यूरोपियन सोशल चार्टर के अंदर कवर किए गए थे? द राइट टू वर्क, सोशल सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन अगेंस्ट पॉवर्टी, हाउसिंग, राइट टू हेल्थ एट्सेट्रा। ठीक है, दीज वर द कॉमन राइट्स। तो दोस्तों ये था रीजनल अरेंजमेंट्स क्या है, स्पेशली द यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट, क्योंकि हम लोग का ये पूरा लेक्चर यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट पे बेस्ड था। ठीक है, इसने ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन का को प्रैक्टिकल, एक्सेसिबल और इन्फोर्सेबल बनाया है। आई बिलीव दैट सारे प्रोविजंस पढ़ के तो यही लग रहा है ना। तो ये जो ECHR है, इसके वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर, स्ट्रॉन्ग कोर्ट सिस्टम, इन्फोर्सेबल जजमेंट ने इस सिस्टम को दुनिया का मोस्ट सक्सेसफुल रीजनल ह्यूमन राइट मॉडल बना दिया है ना। इस सिस्टम से हमें सीखना चाहिए कि ह्यूमन राइट्स सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में नहीं बल्कि कोर्ट्स के थ्रू ग्राउंड लेवल पर प्रोटेक्ट होने चाहिए, जो कि इसके यूरोपियन कोर्ट ने इस चीज़ को इस्टेब्लिश किया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, कमेंट करके बताएं कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, नोट्स कितने हेल्पफुल लगे, और हमारे चैनल लॉ वीटा को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। हमारे इस सब्जेक्ट के या किसी भी और सब्जेक्ट के लॉ नोट्स PDF लेने के लिए जो कि पेड हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे ईमेल आईडी या इंस्टाग्राम पेज पर। मिलते हैं आपसे अगले एक और इम्पॉर्टेंट लेक्चर वीडियो के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट टू एवरीवन जिन जिनके एग्जाम्स हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय।